कहा अब राजधानी पटना में चोर अब वीवीआईपी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके भी घर में घुस जा रहे हैं, चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और आसानी से वहां से चलते बन रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पूर्व मंत्री के घर पर चोरी हुई है। मुरारी प्रसाद गौतम के घर पर चोरी की खबर है। सरकारी आवास में चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। कूलर, पंखा, टोटी सहित कई सामान चोर उड़ा ले गए। सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज की गई है। देखना होगा कि पुलिस कार्रवाई क्या करती है और चोरों तक कब तक पहुंचती है और जो चोरी हुए सामान है उसकी बरामदगी कब तक होती है। लेकिन सवाल बड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर भी कटघरे के घेरे में है, क्योंकि राजधानी पटना वीवीआईपी का घर और वहां पर आसानी से घर में जाकर घुसना, चोरी करना और वहां से चलते बनना। देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई इस मामले में करती है। तो देखिए, पटना से ये खबर है जहां पूर्व मंत्री के घर पर चोरी की इस घटना को अंजाम चोरों ने दिया है। मुरारी प्रसाद गौतम के घर पर चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि राजधानी पटना में जहां इनका सरकारी आवास है वहां पर चोर अंदर दाखिल हुए, चोरी की और वहां से वो चलते बने। और पटना से एक और बड़ी खबर है जहां एनडीए नेता लगातार अब लालू प्रसाद यादव पर हमलावर है। लालू प्रसाद यादव की बात करें तो आरजेडी की कमान उनके हाथों में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही बने रहेंगे। और इसको लेकर के लगातार लालू प्रसाद पर हमला जो है वो किया जा रहा है कि परिवारवाद वाली पार्टी है। इसके साथ साथ बता दें कि फुलवारी शरीफ के कुर्थौल में जेडीयू के कार्यक्रम के बाद श्याम रजक ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला किया। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद पार्टी में फर्जी वोटर के जरिए चुनाव जीतते हैं। श्याम रजक ने आरजेडी के पार्टी फंड को भी सार्वजनिक करने की मांग कर दी। कार्यक्रम में शामिल पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भी बार बार लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तंज कसा। फर्जी मतदाताओं के आधार पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। गिर जाएंगे भैया, रुक जाए गिर जाएंगे। इससे बड़ा झूठा बात नहीं हो सकता। फर्जी मतदाता उनका मेंबरशिप फर्जी है। हम जानते हैं, हम तो उनके साथ रहे, काम किए, हम जानते हैं। जो उन्होंने इतने बड़े संख्या बता रहे हैं, जरा उनका हिसाब लेकर के इनकम टैक्स को बता दें कि कितना उनके पास राशि आया है। एक मेंबरशिप का 5 रुपया है। वो बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा मेंबर है, 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा उनका खाता में होना चाहिए मेंबरशिप के खाते में। उनके वजह से बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब बढ़ा है। उसको कम किया नीतीश कुमार जी और करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात करेगा ये लोग। लालू जी एक बार फिर से अध्यक्ष के लिए जो है जा रहे। जब तक रहेंगे तब तक लोकतंत्र है। हम जब तक रहेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे। यही है उनका लोकतंत्र। इधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लालू प्रसाद पर करारा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जेपी के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि संविधान को उन्होंने दागदार किया है। एक आर्थिक अपराधी होकर लालू प्रसाद आदर्श बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी का यही कल्चर बिहार को बर्बाद कर रहा है और आरजेडी के बाकी नेता भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आरजेडी आज भी नहीं सुधरा है और बिहार को बदनाम कर रहा है। आपका एक आर्थिक अपराधी जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सत्ता पर बैठ करके लोगों के आदर्श बनने की भावनाओं का प्रकटीकरण करे, ये राजद कल्चर बिहार को बर्बाद कर दिया। और राजद कल्चर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये बिहार के हितैषी नहीं है, बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। राजद आज भी नहीं सुधरा है, कल भी नहीं सुधरेगा। कोई नामांकन नहीं हुआ है। क्यों होगा? ये लोकतंत्र का उनका पार्टी नहीं, राजतंत्र, परिवार तंत्र है। जमींदारी की भाव से वो राजनीति करते हैं। और देखिए, विजय सिन्हा के इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया और कहा है कि विजय सिन्हा की खुद की कोई हैसियत नहीं है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सम्राट चौधरी का पिछलग्गू है। अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। क्षेत्र में जनता रगड़ रही है। आरएसएस का नाजायज प्रतिबिंब है। ये खुद गब्बर टैक्स वसूल रहा है बैठ के डिपार्टमेंट में।
बिहार की सियासत परिवारवाद की सीमा से बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि लगातार ऐसे वार पलटवार जो है वो किए जा रहे हैं। बता दें कि एनडीए को लेकर के तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है, दामाद आयोग का वो जिक्र करते हैं, लेकिन अब इस बयानों के बाद से अब जीतन राम मांझी भी लगातार तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे हैं, आरजेडी पर पलटवार कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है और इस एक्स पोस्ट के जरिए लगातार हमला बोला जा रहा है। पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि भाई को तो पहले ही घर से निकाल दिया है, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। मांझी ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा है कि जो घर परिवार का नहीं वह किसी का नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार दौरे पर होंगे और इस दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी, वेलकम किया जाएगा उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति का यह कार्यक्रम जो है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बिहार दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इससे पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और औपचारिक मुलाकात की। बता दें कि मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आज शामिल होना है। और देखिए, सड़कों के निर्माण को लेकर के बिहार सरकार लगातार पहल कर रही है। जो सड़कों का जाल है वो बिछ रहा है, कहीं पर फ्लाईओवर बन रहा है, तो बिहार कहीं बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में एक और भी उपलब्धि जुड़ी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मीठापुर के गौरैया मठ के पास पथ का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज 3 योजना का शिलान्यास किया गया है, इसके लिए 320 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। वहीं सड़क बनने से मीठापुर के लोगों को काफी फायदा होगा। देखिए, अजीज लेन मीठापुर के कई योजनाएं को काफ़ी डिमांड था और आज उसी का शिलान्यास शुरुआत हुआ है। करीब 3 प्रमुख योजनाओं का आज यहाँ पर मीठापुर के इलाके से आज शिलान्यास होगा। और मुख्यमंत्री समग्र विकास में जो बड़ी राशि पटना को स्वीकृत हुई थी, पिछले वित्तीय वर्ष में भी पूरे पटना नगर निगम को 160 करोड़ और इस वित्तीय वर्ष में भी 160 करोड़, तो उस पूरे 320 करोड़ की लागत से पटना शहर के विकास में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना नया आयाम जोड़े। और देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो खुफिया एजेंसियां हैं वो देश में अलर्ट मोड में है। और ऐसे में जमशेदपुर से एक चौंकाने वाली सनसनीखेज खबर कि 18 स्लीपर सेल जो जमशेदपुर के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं उनके बारे में आशंका जताई गई है, जो खुफिया इनपुट ने जानकारी दी है। बता दें कि बिष्टुपुर, आजाद नगर, मानगो और कदमा पर नजर रखने को कहा गया है। स्पेशल ब्रांच ने जिला पुलिस को इससे जुड़ी रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस मोबाइल नेटवर्क, सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इन 18 में से कुछ ऐसे हैं जिनका संबंध पूर्व के आतंकी संगठनों से रहा है। जांच एजेंसियां ये पता करने में जुटी हैं कि इनका अभी किसी आतंकी मॉड्यूल से संपर्क तो नहीं है। जमशेदपुर शहर में पहले भी संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन तकनीकी ग्राउंड पर बाद में उन्हें राहत मिल गई। यही कारण है कि लोग पुलिस और जांच एजेंसियों पर सबूत के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा है कि न्यायालय में जो आतंकी वाला केस है वो बहुत टेक्निकल मैटर एविडेंस होता है। उस तकनीकी एविडेंस को पुलिस अच्छे से जुटा नहीं पा रही है, जिसका नतीजा कि केस में साक्ष्य के अभाव में रिहा हो जाता है। जैसे कटकी का केस ले लीजिए, कितना चर्चित केस था, लेकिन तकनीकी के कारणों से उसको साक्ष्य में रिहा मिल गया। इसलिए पुलिस से भी, अनुसंधानकर्ता से ही है, एनआईए ग्रुप से भी है कि एक स्पेशल कोर्ट, जमशेदपुर में भी उसका स्पेशल कोर्ट है, बट लेकिन पुलिस का साक्ष्य और जो उसके लोग अभियोजक लोग रहते हैं वो लगता है अपने साक्ष्य जुटा नहीं पाते, जिसका फायदा कटकी को, आतंकी को मिलता है और वो लोग बरी मार जाते हैं और पुनः फिर आतंकी अपने ग्रुप में सक्रिय होकर फिर जमशेदपुर को डिस्टर्ब करेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब देश की सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और इस एजेंसी के द्वारा जमशेदपुर पुलिस को भी एक सूची जारी की गई है, जिसमें जमशेदपुर के मानगो, कदमा, आजाद बस्ती इन क्षेत्रों में 18 स्लीपर सेल होने की आशंका जाहिर की है। हालांकि जब इस सूचना आई है तो जिला पुलिस भी अब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और वो 18 स्लीपर की फोन के साथ साथ उनके मूवमेंट की जो है वो जांच की जा रही है। आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में 10 सालों में 5 आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये साक्ष्य के अभाव में कई आतंकवादी जो है वो बरी हो जाते हैं, मगर सवाल ये उठता है कि क्या जमशेदपुर पुलिस की जो गोपनीय
कार्रवाई होती है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और इसी को लेकर अब जो बाहर से जो देश की एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी, वो एक सूची जारी की है। अब देखना ये है कि जिला पुलिस इस सूची के बाद आगे कुछ कदम उठाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर नवादा से है, जहां पर एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल कई अब उठ रहे हैं। बता दें कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये रील डाली है जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो हिसुआ थाना क्षेत्र के चित्रघटी पंचायत के मोला नगर का बताया जा रहा है। अब देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना की एक पोल खोलती तस्वीर, एक खबर सामने आई है जहां पर कॉपी किताबों को कबाड़ में बेचा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि वो कॉपी किताबें जो बच्चों का भविष्य को उज्जवल करेंगी, उन्हें पढ़ाने में मदद करेंगी। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, जहां देखिए कैसे नई किताबें और कॉपियां कबाड़ में बेचे जाने की खबर है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भेजी गई किताबें और कॉपियां स्कूलों में पहुंचने की बजाय सीधे कबाड़ में बेचने के लिए भेज दी गई। कबाड़ दुकान में झारखंड शिक्षा परियोजना की सीलपैक बोरों में भरी कॉपी और किताबें मिली हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जब इस बात का पता चला है तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने सरकारी संपत्ति चोरी मामले को लेकर गार्ड के खिलाफ FIR का निर्देश दिया है। साथ ही चाकुलिया के BEO को शोकॉज का नोटिस जारी करके 24 घंटे में जवाब मांगा है। और देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद से कई सवाल भी हैं। और सवाल ये है कि किताबों का कबाड़ी की दुकान पर ये सौदा हुआ। सवाल ये कि कबाड़ी की दुकान पर ये किताबें कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई। सवाल ये भी है कि गरीब बच्चों के शिक्षा में कौन रोड़ा बन रहा है। और सवाल तो ये भी कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अब तक भनक क्यों नहीं लगी। अब खबर मोतिहारी से है, जहां पर कटाव अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है, क्योंकि लोगों के जो घर है वो नदियों में समा रहे हैं और कटाव से लोग दहशत में हैं। लोग जगह भी कर रहे हैं कि कब उन पर भी आफतें टूट पड़ेगी। बता दें कि लाल परसा दक्षिणी टोला गांव के पास सिकरहना नदी के तट पर कई घरों को कटाव का खतरा बढ़ गया है। गांव के लोगों ने जल्द बांध की मरम्मत कराने की गुहार लगाई है। पिछले साल भी कटाव कई घरों के करीब पहुंच गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको तो लगता ही है कि जमीन उमीन के न बाना आ परुआ ई घर और सब आधा काट लेलो आ केहू हमनी के देखभाल करे वाला नहीं है। आ हमनी के जगह रही तो केनाहू हमनी के जाके बस जैती सन। ये तो हमनी के कहे के बा। आ बाँस ओस लागता तो ले जाता दहवा के। दिक्कत ये बा सर की जो हमनी के देखी कि जमीन जाता कोनो हिले नहीं क्या, हमनी के है थोड़ा सा बचल बा, पूरा नदी काट ले गई। हमनी के रहे का साधन नहीं है, ना कोई प्रशासन भी कोई इसमें कोई तलवा, ना कोई आवता, ना कुछ रोकथाम होता। बांस डलाता, बांस दहा के चल जाता, बोरी डलाता, गंजिया में बालू भर के वो खत्म हो जाता। यहाँ पर निगरानी करवाई कि जो हाँ कोई आदमी आवे कर बढ़िया ढंग से काम करवाओ कि हम लोग का घर पहुँचे। इतना दूर सब काम होता है नदी का, मगर हम लोग के गांव में नहीं होता है। अच्छा, नहीं कोई मुखिया आता है, नहीं वार्ड आता है, नहीं कोई आता है इस पर ध्यान करने के लिए। जब पानी आएगा तो आएगा, सब गांव में घूमकर चला जाएगा। और देखिए, कटिहार में अब बारिश के बाद से मानसून की एंट्री के साथ ही अब जल जमाव की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और यही परेशानी का सबब लोगों के लिए बन जाती है, क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जल जमाव बीमारियों को भी निमंत्रण देता है। और इस बीच तस्वीर देखिए कैसे गाड़ियाँ जो है वो पानी में डूब करके जा रही है। लोग ऐसे ही आना जाना अपना कर रहे हैं। बता दें कि थोड़ी देर की बारिश में सड़कें झील में तब्दील हैं। हालात से निपटने के लिए नगर निगम क्विक रिस्पांस टीम गठित कर दिया है, ताकि किसी भी इलाके से जल जमाव की स्थिति में जल्द से जल्द पानी की निकासी की जा सके। कटिहार का विकास है, जो 10 मिनट बारिश, जो हम लोग का 10 मिनट बारिश हुआ है, लगभग में मोटरसाइकिल डूब जाता है आधा। हम लोग का मोटरसाइकिल भी खराब हो गया। हम लोगों ने शहर का जो भी मुख्य नालियाँ हैं उसकी सफाई का अभियान पूरा 15 फरवरी से शुरू कराए थे और उसकी सफाई कर दी गई है। आज भी कहीं कहीं जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसके आधार पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं
इसके लिए निगम ने QRT भी गठित किए हुए हैं। अब आपको झारखंड के रामगढ़ की तस्वीर दिखाते हैं और रामगढ़ की जो तस्वीर है वो भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी सड़कें झील में, तालाब में तब्दील दिखाई दे रही हैं और लोग इसी सड़कों से होकर के आना जाना कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़क आपको जर्जर दिखाई दे रही होगी। बता दें कि पतरातू प्रखंड के सांकुल पंचायत के ऊपर टाड इलाके में सड़क पूरी तरह से जर्जर है। सड़क पर कीचड़ और फिसलन की वजह से लोगों को पैदल चलने में काफी परेशानी होती है। बारिश ने परेशानी और बढ़ा दी है। लोगों ने बताया कि सड़क जर्जर स्थिति में होने की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाने के साथ साथ बच्चों को स्कूल भेजने में काफी परेशानी होती है। हम इनके स्कूल जाए ने दिक्कत कितना होत है, आना जाना सब दिक्कत होत है। सरकार से हम यह बोले कि हम इनके रोड जल्दी बना देवे। इतना नजदीक ने ब्लॉक रह के का काम कर ले, गोटे गली कोचा बनैले चलो, नली बनैले चलो। हम इनके रोड कैसन है, सरकार यहाँ देखे थे रोड, सरपंच मुखिया सब निंदा रहती, कोई कुछ बोलबे ना घर थी। हम इनके बच्चा सब स्कूल ना जा रहा है अभी, और हम इन मोरियो जी भैया कोई डॉक्टर भी इलाज कर हम इनके ना थे। रोड का आप लोग तो देख ही रहे हैं कि रोड का दयनीय स्थिति है और हम लोग को इतना दिक्कत होता है कि आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं और यहाँ तक कि ये है कि किसी को अगर रात को तबीयत खराब हो जाए या किसी तरह का और परेशानी आ जाए तो ना तो एम्बुलेंस आ सकता है, ना यहाँ साइकिल चलने का, तो पैदल चलने का तो काफ़ी दिक्कत है। तो गाड़ी कहाँ से आएगा। बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला ककोलत जलप्रपात अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बाढ़ की भयंकर यहां पर स्थिति है। सैलानियों को रोक दिया गया है, उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है क्योंकि तेज धार, काफी तेज धार यहां पर बह रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। झारखंड के इलाके में हुई लगातार बारिश के कारण ककोलत के झरने में पानी काफी बढ़ गया है। चारों तरफ पानी की तेज धार है। ककोलत की सीढ़ियों से पानी नीचे जा रहा है। कुंड में बड़ी तेजी से झरने का पानी गिर रहा है जो कई फीट तक वापस ऊपर उठने लगा। राहत की बात यह रही कि ककोलत जलप्रपात में अभी अगले आदेश तक सैलानियों के प्रवेश पर रोक है। पानी की तेज धार की वजह से सीढ़ियों की रेलिंग को नुकसान होने की खबर है। फिलहाल वन विभाग की टीम ककोलत जलप्रपात की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये उन सीढ़ियों की तस्वीर है जो सीढ़ियां डूबी हुई आपको दिखाई दे रही होगी और देखिए पानी की कितनी तेज धारा यहां से बह रही है। ककोलत जलप्रपात का यह रौद्र रूप नजर आ रहा है और देखिए खास करके जो झारखंड में बारिश हो रही है इसका असर इस ककोलत जलप्रपात पर पड़ता है और यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो और तेज हो जाता है। हालांकि लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे क्योंकि सैलानियों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। कुछ और इलाकों की भी तस्वीर आसपास की दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए यहाँ पेड़ हैं और कैसे तेज धार में यहाँ पर पानी का बहाव हो रहा है। सैलानियों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर रौद्र रूप वाली तस्वीर सामने आई है। अब बात दामोदर पुल की करते हैं। इस दामोदर पुल पर बड़ी गाड़ियों और कोयला लदे वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। कारण यह है कि जो पुल है वो काफी जर्जर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इसी के मद्देनजर एक कदम उठाया गया है। बता दें कि रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने वाला गिद्दी दामोदर पुल को बड़ी और कोयला लदे गाड़ियों के परिचालन के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर CCL के सुरक्षा कर्मी की तैनाती है। सिर्फ 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के परिचालन की ही अनुमति है। बता दें कि यह पुल काफी जर्जर हो चुका है। पुल पर कई छोटे बड़े गड्ढे होने के कारण गाड़ियां हमेशा ब्रेकडाउन होते रहती हैं। बड़े आनंद फानन में CCL के अधिकारी गण आते हैं कुछ लोगों को लेकर के आनंद फानन में, और सिर्फ ये 2 बैरियर लगा दिया जाता है कि इसमें बड़े वाहनों को रोका जाएगा। उसमें भी आप देखिए कि बड़े वाहन गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब इसमें भी भया दोहन चालू हुआ है। कुछ बड़े वाहनों से पैसा लेकर के भी भेज दिया जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। और आज जैसी मुझे जानकारी है करगड़ा एरिया ने एक इसके खूब पॉलिश लगाने का, इसको गड्ढा गुड्डी भरने का एक शायद लगभग 5-6 लाख का एस्टिमेट कवर का ऑर्डर दिया है और उसको वो भी काम होना शुरू होगा। तो इससे, लेकिन ये सिर्फ ठीक खूब पॉलिश है। क्या इससे पुल के मजबूती पर कोई असर पड़ेगा गड्ढा भर देने से? CCL ने बहुत अच्छी पहल की कि बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया। यहाँ अरगड्डा क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी के साथ पूरा टीम के साथ बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा
और मैं भी सभी आम जनता से अपील करता हूँ कि बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद करे और सीसीएल प्रबंधन का साथ दे। एक सीआरपीएफ जवान जो नक्सलियों से लोहा ले रहा है, छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात है, लेकिन इधर भूमाफिया उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। वो सीआरपीएफ जवान एसपी से लेकर के डीडीसी सब तक गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिली है। जवान की जो भूमाफिया है वो उनकी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। खबर जो सामने आ रही कि भूमाफिया कब्जे से अपनी जमीन को बचाने के लिए वो लगातार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित जवान से बात की संवाददाता एजाज अहमद ने। गिरिडीह जिले के पीरटांड़ की धरती से आने वाले एक सीआरपीएफ जवान नितेश कुमार, जो पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित सुकमा में अपनी सेवा दे रहे हैं, जान जोखिम में रखकर देश की सेवा कर रहे हैं। इतना नहीं, कई बड़े नक्सल ऑपरेशन को भी अंजाम दे चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले कई महीनों से नितेश कुमार अपनी ड्यूटी छोड़ करके अपनी ज़मीन बचाने के लिए यहाँ पे पीरटांड़ अपने गृह राज्य आए हुए हैं, जगह पे आए हुए हैं और पिछले कई महीनों से परेशान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीआरपीएफ जवान है जो छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात हैं और कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ ये लगातार लड़ाई लड़ते हैं। मैं अब छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट के द्रोणापाल में पोस्टेड हूँ सर। मैं 2022 से लेके अभी तक पोस्टेड हूँ सर। मेरा ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन जो भूमाफियाओं द्वारा अधिक कब्जा कर लिया गया है, उसमें ट्रेंच काट दिया गया है सर। ये नितेश कुमार हैं जो देश की रक्षा में सदैव तैनात रहते हैं, सीआरपीएफ में भी फिलहाल तैनात हैं और जो छत्तीसगढ़ के जो सुकमा जगह है वो अति नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पे कई नक्सल ऑपरेशन को भी इन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनकी जो ज़मीन है, इनकी ज़मीन पर, पुश्तैनी ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र है और इनकी ज़मीन को हड़प करके ट्रेंच कटवा दिया है। और फिलहाल अभी स्थिति ये बनी हुई है कि ये लगातार कागज़ के साथ जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट के साथ अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, बाबुओं के जो ऑफिस हैं उनके पास जा रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें सिर्फ सांत्वना मिला है। लेकिन इनको गिरिडीह उपायुक्त से उम्मीद है कि इनकी ज़मीन पर जो कब्जा किया गया है अवैध तरीके से, वो कब्जाधारियों से मुक्त कराएंगे और इन्हें पुनः वापस कराएंगे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और चलिए न्यूज़ रूम